साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका अपॉर्चुनिटी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा के जो प्रश्न हैं वो आपको हर एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो, चाहे आरएस लेवल तक का एग्जाम हो। हर एग्जाम में संविधान सभा से एक या दो सवाल 100% आता ही आता है। आज हम उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे कि पिछले एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, हम संविधान सभा पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान भाषा के अंदर हम संविधान सभा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। संविधान सभा, देखिए जो संविधान सभा है इसका जो विश्व के अंदर जो पहली बार जो प्रतिपादन किया था, यानी कि संविधान सभा का जो विश्व में जनक माना जाता है वो माना जाता है अमेरिका के सर हेनरी मैन, नाम है उनका सर हेनरी मैन। एक बार आरएस के अंदर ये सीधा सा सवाल आया था कि सर संविधान सभा का विश्व में प्रतिपादन किसने किया, तो सर हेनरी मैन ने किया था। ये तो हो गई विश्व स्तर पर बात। पहली बात तो संविधान सभा है क्या, संविधान जो सभा है ये है क्या चीज। देखिए, जो हमारा जो कानून होता है, जो देश की जो शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो हमारी कानून प्रणाली जो संहिता बनी हुई होती है, उसका जो निर्माण करने के लिए, यानी संविधान का निर्माण करने के लिए जो सभा बनाई होती है उसे ही संविधान सभा कहा जाता है। यानी कि संविधान निर्माण के लिए बनी सभा, संविधान निर्माण के लिए बनी सभा, इसे कहा जाता है संविधान सभा। अब हम बात करेंगे कि जो पहली बार जो विश्व के अंदर जो संविधान बना था वो किस देश का बना था। उसमें भी दो तरीके के आपको सवाल मिलेंगे। पहला सवाल मिलता है कि विश्व के अंदर, विश्व में पहला अलिखित संविधान। देखिए, प्रश्न के अंदर आपको सीधा सा देगा अलिखित शब्द, अलिखित संविधान, तो किस देश का है, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन का है। विश्व में पहला अलिखित संविधान किस देश का है, ब्रिटेन का। देखिए, अलिखित का मतलब होता है कि यहाँ पर केवल कुछ ही अनुच्छेद लिखे हुए, बाकी पूरा परंपराओं के आधार पर चलता है। किस पर चलता है, परंपराओं के आधार पर। यानी ब्रिटेन का जो संविधान है ये परंपराओं के आधार पर चलता है। देखिए, इसके बाद में विश्व में पहला लिखित संविधान, विश्व में जो पहला जो लिखित संविधान बना था ये अमेरिका में बना। कौन से देश का है, अमेरिका का। सीधा सा सवाल आ जाए कि विश्व का पहला लिखित संविधान निम्न में से किस देश का है, तो ध्यान रखना है अमेरिका। अलिखित आए तो ब्रिटेन करना है, लिखित आए तब अमेरिका करना है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, उसके तहत अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ। अब हम विश्व की बात हो गई, अब हम एशिया की बात करें। देखिए, जो एशिया के अंदर जो सबसे पहला संविधान बना था, एशिया के अंदर जो सबसे पहला जो संविधान बना वो जापान देश में बना था। जापान का सबसे पहले संविधान बना था। उसके बाद में एक अच्छा सा सवाल बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान, ये वाला सवाल पूछेगा आपको तो इसका उत्तर आपको भारत करना है। यानी विश्व के अंदर जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत देश का है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। इस तरीके से ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का संविधान है। ये संविधान की बात हो गई। अब देखिए, भारत के अंदर जो संविधान सभा बनी वो किस प्रकार से बनी, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम 1895 के अंदर, 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक इन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। किसकी मांग की थी भाई, संविधान सभा। 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। प्रश्न कैसा पूछेगा कि भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी,
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे सवाल में आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक, और वो भी किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक या स्वराज बिल के माध्यम से। ये स्वराज शब्द आया है, इसकी हम चर्चा करें तो देखिए स्वराज शब्द का जो सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था वो भी अलिखित प्रयोग यानी कि मौखिक प्रयोग था। मौखिक प्रयोग ये किया था हमारे मराठा शिवाजी ने। शिवाजी महाराज है हमारे मराठा, उन्होंने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का मौखिक प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का लिखित प्रयोग पूछे, ये थोड़ी सामान्य जानकारी आपको ध्यान रखनी है। लिखित प्रयोग पूछे तो इसके अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वराज शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग किया था। अब देखिए यहां तक हम पहुंच गए कि सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से की। अब देखिए उसके बाद में 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग करते हुए कहा कि जो भारत का जो संविधान बनेगा ये भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। शब्द प्रयोग हुआ है भारतीयों की इच्छा अनुसार, भारतीयों की इच्छा अनुसार या भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। प्रश्न के अंदर सीधा सा देगा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। निम्न में से यह कथन किसका है या किसने कहा था? तो वहां पर आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी जी ने जब संविधान सभा की मांग की तब यह कहा था कि भारतीयों की इच्छा अनुसार भारत का संविधान बनेगा। अब देखिए 1922 के अंदर हो गया, 1934 के अंदर बात आगे बढ़ी, ये धीरे धीरे संविधान सभा की मांग उठने लगी। 1934 के अंदर एम एन रॉय, पूरा नाम था इनका मानवेंद्र नाथ रॉय। देखिए 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। प्रश्न कैसा पूछा जाएगा कि संविधान सभा की सबसे पहले औपचारिक रूप से मांग किसने की? तो एम एन रॉय ने की। इसीलिए इन्हें संविधान सभा का या भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान सभा का जनक कहा जाता है। अब देखिए ये औपचारिक मांग एम एन रॉय ने कर ली, औपचारिक मांग। अब देखिए यदि संविधान का पिता पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करना है और संविधान सभा का जनक पूछे तो एम एन रॉय करना है, क्योंकि इन्होंने औपचारिक रूप से सबसे पहले मांग की थी। अब देखिए धीरे धीरे बात और बढ़ी तो हम बात करेंगे 1934 के बाद में 1938 के अंदर 1938 के अंदर कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन के अंदर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उपस्थित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरिपुरा अधिवेशन के अंदर संविधान सभा की मांग करते हुए कहा था कि जो संविधान सभा बनेगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। शब्द आया है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। देखिए प्रश्न सीधा सा बनता है कि संविधान सभा की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। यहां पर देखिए भारतीयों की इच्छा अनुसार है तब तो महात्मा गांधी करना है, वयस्क मताधिकार है इसका मतलब आपको क्या करना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू करना है। अब देखिए धीरे धीरे मांग और बढ़ती गई। उसके बाद में थोड़ा अंग्रेजों को लगा कि इतनी संविधान सभा की मांग हर स्तर पर हो रही है तो हम क्यों ना इनकी थोड़ी सी बात मान ली जाए। उसके बाद में सन आता है 1940 का। देखिए 8 अगस्त 1940 के अंदर एक अगस्त प्रस्ताव आता है। देखिए अगस्त का महीना था, इसी के नाम पर इसका नाम रख लिया गया अगस्त प्रस्ताव। ये प्रस्ताव लाते कौन है? लॉर्ड लिन लिथगो। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था
कि अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो ये भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इनके द्वारा ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इन्होंने हाँ थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पर माना कि हाँ भारतीयों के लिए एक अलग से संविधान होना चाहिए और उसका निर्माण भी संविधान सभा द्वारा होना चाहिए, यानी थोड़ी सी इन्होंने बात मानी, लेकिन ये भी मामला ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। अब देखिए धीरे धीरे बात और आगे बढ़ी, तारीख आई 23 मार्च 1942, 23 मार्च 1942, इस दिन क्रिप्स प्रस्ताव आता है। कौन सा प्रस्ताव आता है? क्रिप्स प्रस्ताव। यहां से सेकंड ग्रेड के अंदर जो भी 2018 के अंदर पेपर हुआ एसएस का, उसके अंदर इसी क्रिप्स प्रस्ताव से सवाल आया था। सवाल कैसा पूछा गया उसकी भी बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं 23 मार्च 1942 क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ये है क्या चीज? देखिए सर इसके जो प्रमुख होते हैं, प्रमुख वो होते हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इन्होंने कहा देखिए इस समय जो 1942 का काल है, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। इन्होंने कहा भारतीयों से कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हमारे अंग्रेजों का सहयोग कीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा सहयोग कीजिए, युद्धोपरांत यानी युद्ध जैसे ही समाप्त हो जाएगा हम आपके लिए एक संविधान सभा बना देंगे जो आपके लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन धीरे धीरे भारतीय होशियार होने लग गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आपकी बात हम नहीं मानेंगे। क्या गारंटी कि आप हमें विश्व युद्ध के बाद यानी समाप्त हो जाए, आप जीत जाओ, हमारी संविधान सभा का निर्माण करो या नहीं करो। इसीलिए ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था ये बिल्कुल वहां का वहां धरा रह गया, यानी कि वहीं पर खारिज हो गया। क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर के जो सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया वो ये वाला था। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक के नाम, दिवालिया बैंक के नाम उत्तर तिथि अंकित चेक, उत्तर तिथि अंकित चेक की संज्ञा दी थी। देखिए प्रश्न था कि क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथि अंकित चेक की संज्ञा निम्न में से किसने प्रदान की, और पहले ऑप्शन के अंदर वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ था, दूसरे के अंदर महात्मा गांधी दिया हुआ था, तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। देखिए जहां पर उत्तर तिथि अंकित चेक शब्द आ जाए उसका उत्तर तो है महात्मा गांधी, जबकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा था कि यह दिवालिया बैंक है या दिवालिया बैंक के नाम चेक है, दिवालिया बैंक के नाम चेक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके अंदर उत्तर तिथि अंकित चेक है और इसके अंदर केवल दिवालिया बैंक के नाम चेक है, तो ध्यान रखना उत्तर तिथि अंकित चेक जहां पर भी आए अपन को महात्मा गांधी करना है। और यही प्रश्न 2018 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था। अब देखिए ये क्रिप्स प्रस्ताव आया, इसको भी हमने नहीं माना, धीरे धीरे ये भी खारिज हो गया। तो उसके बाद के अंदर थोड़ा समय और निकला, तारीख आती है 23 के बाद में 24 आता है। देखिए 24 मार्च 1946 1946 के अंदर एक कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन सबसे महत्वपूर्ण ये वाला कैबिनेट मिशन था, क्योंकि जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। और यही प्रश्न एक बार आरपीएससी ने पूछ लिया था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पर किया गया, और ऑप्शन के अंदर था कैबिनेट मिशन, और यही इसका सही था। देखिए 24 मार्च इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था फरवरी के अंदर, फरवरी 1946 के अंदर, फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है। 24 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन भारत आया था, भारत आया। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के अंदर सदस्य कितने थे भाई? 3 सदस्य थे। देखिए इनको नाम को लेकर के कई बार सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको 4 दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए मैं ऊपर लिख लेता हूं यहां पर 24 मार्च
1946 कैबिनेट मिशन। तारीख भी आपको याद रखनी है, तारीख भी याद रखनी है। कैबिनेट मिशन भारत आता है, गठन फरवरी 1946 में होता है और 24 मार्च 1946 को भारत आया था। देखिए कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, देखिए एबी अलेक्जेंडर। देखिए जो पैट्रिक लॉरेंस थे ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। याद कैसे करेंगे? देखिए जो भी पैथिक नाम आया यानी कि जो पेट वाला आदमी होता है, पैथिक यानी कि पेट वाला, उसको ही हम क्या बनाते हैं? अध्यक्ष बनाते हैं। तो सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। ये कैबिनेट मिशन भारत आया और इन्होंने संविधान सभा की सदस्य संख्या निर्धारित की। इन्होंने बताया कि भारत के अंदर जो संविधान सभा बनेगी उसके अंदर 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे भाई? 389 सदस्य। इसको लेकर के सवाल पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, और वहां पर आपका उत्तर ये वाला सही होगा, 389। विभाजन कैसे किया? देखिए उस समय हमारे कुछ गवर्नर प्रांत थे, कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे और कुछ देशी रियासतें थी। देखिए जो पूरा भारत था उसके अंदर 562 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 562 देशी रियासत। देखिए 389 कुल सदस्य संख्या थे। इनमें से जो 11 गवर्नर प्रांत थे, 11 गवर्नर प्रांत, वहां से इन्होंने कहा कि 292 सदस्य आएंगे। देशी रियासतों को इन्होंने कहा कि आप जो है वो 93 सदस्य भेज देना, 292, 93। अब देखिए और जो केंद्र शासित प्रदेश थे, अपने केंद्र शासित प्रदेश, उनको कहा कि आप जो हैं ये 4 सदस्य भेज दें, 4 सदस्य आपके आएंगे। अब यहां से कई बार सवाल पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी हम बात करें तो यहां से एक बार सवाल जो पूछा गया वो कैसा था? देखिए चारों के ऑप्शन दे दिए, उनमें से 3 तो इसमें से दिए और एक अलग दिया था। नाम कैसे याद रखेंगे? एक अपन की जो ABCD होती है वो याद रखना है, A B C और D। देखिए A से हो जाएगा अजमेर, B से हो जाएगा बलूचिस्तान, C से हो जाएगा कुर्ग और D से हो जाएगा दिल्ली। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये जो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये यहां से इन्होंने 4 सदस्य निर्वाचित करने का प्लान बनाया। देखिए कुर्ग जो है ये कर्नाटक के अंदर आया हुआ है। कुर्ग कहां पर आया हुआ है? कर्नाटक के अंदर। चारों को याद रखने के लिए आप ABCD याद रख लेना, ABCD, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। अब देखिए यहां तक अपन के हो गए। जब संविधान सभा के अंदर जो कैबिनेट मिशन की जो भूमिका थी वो यहां तक आते आते काफी क्लियर हो चुकी थी। इन्होंने सदस्य संख्या निर्धारित कर लिए और इन्होंने बोल दिया कि यहां से इतने इतने सदस्य संविधान सभा के अंदर पहुंचेंगे। यहां तक देखिए। आगे देखिए अब क्या हुआ। इस आधार पर जुलाई 1946 के अंदर चुनाव कितनी सीटों पर हुए यह एक बार सवाल पूछा गया था। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि जो देशी रियासतें थी इनके राजाओं को बोल दिया कि जो 93 सदस्य हैं वो आप कैसे कर लेना? मनोनीत कर लेना। 93 सदस्य क्या कर लेना? मनोनीत कर लेना। पीछे बचे 92 + 4 सदस्य यानी कि 296। इन सीटों पर चुनाव हुए थे। देखिए वापस देखना, 93 सीट पर देशी रियासतों को मनोनीत कर दिया गया, सदस्यों को, राजाओं को बोल दिया कि आप अपने मनोनीत सदस्य भेज देना। बाकी बची बात इनकी 292 और 4 यानी 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। और यहीं से एक बार RPSC में सवाल पूछ लिया कि निम्न में से कितनी सीटों पर कैबिनेट मिशन के अनुसार चुनाव हुए थे? 296 सीट पर, 292 + 4। अब देखिए जो चुनाव हुए, चुनाव की जो प्रणाली थी
वो इस प्रकार से थी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर इन सदस्यों के चुनाव करवाए गए। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक जो सदस्य है वो नियुक्त करने की इन्होंने बात कही थी। अब देखिए, चुनाव करवाए गए, चुनाव हो गए और अगस्त के अंदर, अगला महीना आता है जुलाई 1946 में चुनाव हुए। अब देखिए, अगस्त 1946 के अंदर चुनाव के परिणाम आ जाते हैं, यानी कि चुनाव के क्या आ जाते हैं, परिणाम आ जाते हैं। जैसे ही परिणाम आए, पूरा चौंकाने वाला दृश्य था, क्योंकि यहां तक आते आते मुस्लिम लीग ने सोचा कि हमारा जो प्रभुत्व है वो संविधान सभा के अंदर अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे ही परिणाम आए तो परिणाम बहुत चौंकाने वाले थे। कैसे? यहां पर जो सबसे ज्यादा सीटें मिली थी वो कांग्रेस को मिली थी। चुनाव हुए, चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा सीट मिली थी कांग्रेस को, 208 सीट कांग्रेस ने प्राप्त कर ली। मुस्लिम लीग ने 73 सीट प्राप्त की। देखिए, इतने कम सीटें इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद में अन्य जो दल थे, अन्य दलों ने 7 सीटें प्राप्त की और निर्दलीय जो थे, निर्दलीय उन्होंने 8 सीटें प्राप्त की। ये टोटली चुनाव का परिणाम हमारे सामने था। कांग्रेस 208, मुस्लिम ने 73 सीटें, अन्य दल 7 और निर्दलीयों ने 8 सीटें प्राप्त की। यहां तक आते थे मुस्लिम लीग को पता चल गया कि जो संविधान सभा के अंदर जो हमारी स्थिति रहने वाली है वो बहुत ही कमजोर रहने वाली है। तो इन्होंने क्या किया, संविधान सभा से अलग होने का निर्णय कर लिया। किसने किया भाई? मुस्लिम लीग ने। अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अलग होने का निर्णय कर लिया। अब मुस्लिम लीग बिल्कुल अलग हो चुकी थी, पीछे जो बचे थे उनसे ही हमारा संविधान बनना शुरू हो चुका था। इन्होंने संविधान बनाना शुरू कर दिया। देखिए, अगस्त के अंदर ही एक 16 अगस्त की तारीख आती है, 16 अगस्त 1946। इसी महीने के अंदर जैसे ही परिणाम आए, मुस्लिम लीग अलग हुई, तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। किस तारीख को? 16 अगस्त 1946। और यही एक टीचर एग्जाम के अंदर ये वाला सवाल पूछा गया था कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। और मौलाना आजाद ने इसे काला दिवस घोषित किया था। कौन सा दिवस? काला दिवस घोषित किया था। अब देखिए, यहां तक चुनाव के परिणाम आ गए, सारी चीजें हमारे सामने स्पष्ट हो गई। उसके बाद में जुलाई 1946 चुनाव हो गया, अगस्त के अंदर परिणाम आ गए, 16 अगस्त को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लिया। उसके बाद में देखिए, जो हमारा है दिसंबर का महीना, दिसंबर आ जाता है 1946 का, और तारीख होती है 9 दिसंबर 1946। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और कई बार एग्जामों के अंदर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे राज्य गवर्नमेंट का हो, उनके अंदर इस सवाल को पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो 9 दिसंबर 1946 के अंदर बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर। कहां पर हुई थी भाई? दिल्ली के अंदर। 211 सदस्यों ने इस संविधान सभा के अंदर भाग लिया था। अब देखिए, जैसे ही बैठक हुई तो हमें एक अध्यक्ष की भी जरूरत पड़ी। तो हमने क्या किया? एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसी दिन एक जो अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनाया गया था और उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाया गया। यह पहला दिन था। उसके बाद में संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को।
तारीख आती है 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। स्थायी शब्द आएगा एग्जाम के अंदर तो ध्यान रखना। स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसको बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये तो हो गए स्थायी अध्यक्ष। इनके साथ ही इसके अंदर 2 उपाध्यक्ष भी होते हैं। वो तो एक तो अस्थायी उपाध्यक्ष थे, इस बार इन्होंने स्थायी उपाध्यक्ष बनाए। एक बार यह सवाल पूछा गया था कि संविधान सभा में उपाध्यक्षों की संख्या कितनी थी या निर्वाचित उपाध्यक्ष कितने थे, तो 2 थे। एक तो थे H.C. मुखर्जी और एक थे T.T. कृष्णमाचारी। S.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी नाम था इनका, और एक थे T.T. कृष्णमाचारी। इन्हें उपाध्यक्ष बनाया। दूसरा दिन भी पूरा हुआ हमारी संविधान की बैठक का, स्थायी अध्यक्ष वगैरह बन गए। अब देखिए तारीख आती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया गया, तो तारीख याद रखनी है 13 दिसंबर 1946। देखिए एक एक दिन छोड़ के चल रहे हैं। 9 दिसंबर हो गया, 10 हमने छोड़ दी, 11 हो गया, 12 हमने फ्री कर दिया, बाद में 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत किया जाता है। तारीख आती है, जस्ट साल चेंज हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। इस दिन क्या होता है, जो उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई, पारित कर दिया जाता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946। कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1947। यहां तक हमारा जो संविधान था ये लगभग संविधान सभा की कार्यवाही चल रही थी। इसके बाद में क्या होता है, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था इसके आधार पर B.N. राव, पूरा नाम था बेनेगल नरहरि राव। B.N. राव जो थे, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। सवाल पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो नाम आ जाएगा B.N. राव, बेनेगल नरहरि राव। देखिए ये जो थे B.N. राव, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे भाई, संवैधानिक सलाहकार। और आपके रिट एग्जाम के हिसाब से यहां से यदि सवाल पूछता है B.N. राव से, तो ये वाला सवाल बनता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्न में से कौन थे, तो वहां पर आपको करना B.N. राव, बेनेगल नरहरि राव। अब देखिए जैसे इन्होंने प्रारूप तैयार किया, प्रारूप तैयार करने के बाद वापस संविधान सभा के अंदर उसको प्रस्तुत किया गया। देखिए हम पहुंच गए थे अपन की 22 जनवरी 1947। यहां तक संविधान लगभग अपन की संविधान सभा कार्य हो चुका था। अब देखिए इसके बाद में आती है 3 जून 1947 की तारीख, याद रखना 3 जून 1947। और आती है माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना आती है भाई, माउंटबेटन योजना, सबसे महत्वपूर्ण। 3 जून 1947 तारीख भी पूछ सकता है। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। देखिए जो माउंटबेटन थे ये भारत के उस समय वायसराय हुआ करते थे। इन्होंने कहा कि भारत का विभाजन किया जाएगा। सबसे पहले जो विभाजन की बात है वो यहीं पर आई थी हमारे सामने। इन्होंने कहा कि भारत का क्या किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा। और इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का 2 टुकड़े हो गए थे, भारत के विभाजन हो गए, पाकिस्तान बना और एक भारत का अंश रहा। माउंटबेटन योजना थी, इसके अंदर जो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी पहले 389 थी, उसको इन्होंने क्या किया, कम कर दिया, क्योंकि भारत का वैसे भी विभाजन हो गया।
आधा पाकिस्तान बन गया, आधा भारत रह गया, तो पीछे हमें सदस्य कम चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 389 नहीं होकर के सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, अब 299 होनी चाहिए। अब देखिए माउंटबेटन योजना के आधार पर यहां तक आ गए। उसके बाद में तारीख आती है 22 जुलाई 1947, महत्वपूर्ण तारीख है 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या हुआ, हमारी जो संविधान सभा थी इन्होंने अपना तिरंगा अपनाया था। क्या अपनाया? तिरंगा अपनाया था कि भारत का जो राष्ट्रीय जो ध्वज है ये तिरंगा होगा। और इसे किस दिन अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 के दिन। देखिए जो तिरंगे को लेकर के एक बार सवाल पूछा जाता है तो इसका जो नाप होता है, यानी जो माप होता है इसका, वो होता है 3:2 का। ये जो तिरंगा था जो पहली बार अपनाया ये राजस्थान के अंदर बना था। राजस्थान के कौन से जिले में बना था? दौसा के अंदर। दौसा के अंदर भी एक गांव था जिसका नाम था आलूदा। फालूदा मत कर देना, फालूदा पाली के अंदर है, ये आलूदा गांव है। आलूदा गांव के अंदर, ये दौसा के अंदर है, वहां पर ये तिरंगा बना था और हमारी संविधान सभा ने इसे अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। जुलाई तक हम पहुंच गए। जुलाई के बाद में अगस्त का महीना आता है और इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होता है, पाकिस्तान बनता है। और 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देखिए संविधान सभा चल रही थी और यहां तक हम पहुंच गए, भारत स्वतंत्र हो गया। इसकी कार्य प्रणाली हमने देख ली। अब देखिए जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में क्या हुआ, तारीख आती है 29 अगस्त। भारत स्वतंत्र हो चुका था। 29 अगस्त 1947 के अंदर, 29 अगस्त 1947 के अंदर प्रारूप समिति का गठन होता है। और 50 बार यहां से सवाल पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। अब हम यहां तक पहुंच ही गए हैं तो 29 अगस्त की जो तारीख है इसको लेकर के एक बात और करें तो हमारे सामने देखिए 29 अगस्त, यही 29 अगस्त 1949। देखिए 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन होता है। इस 29 अगस्त से एक तारीख आपको और याद रखनी है, 29 अगस्त 1949 राजस्थान के हाई कोर्ट की स्थापना होती है। 29 अगस्त 1949 तारीख से मैं इसलिए साथ साथ बता दिया आपको। देखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। सवाल आता है कि इसके अंदर सदस्य संख्या कितने थे? तो प्रारूप समिति के अंदर जो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे और इनके सदस्यों के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। और नाम कैसे याद रखने हैं? यदि पूरे सदस्यों के नाम याद नहीं रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप केवल अध्यक्ष का नाम याद रख लेना। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन होता है। 7 इसके अंदर सदस्य होते हैं। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। इनके अलावा एन गोपालास्वामी अयंगर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्र और डीपी खेतान। देखिए अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्र और डीपी खेतान। अब क्या होता है, इन दोनों को लेकर के भी कई बार सवाल पूछा जाता है। बी एल जो मित्र थे इन्होंने कर दिया त्याग पत्र दे दिया। जैसे ही त्याग पत्र दिया तो प्रारूप समिति के अंदर सीट खाली हुई, तब माधव राव को लाया गया था। याद रखना, म से म, बी एल मित्र, म से म, मित्र की जगह माधव राव को लेकर आए।
डीपी खेतान यानी खेत रह गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई, तो इनकी भी सीट खाली हो गई और यहाँ पर लाए हम टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। ये दो सदस्य यहाँ पर नए आए थे इनकी जगह। बीएल मित्र ने त्याग पत्र दे दिया था, माधवराव आए और डीपी खेतान खेत रह गए यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, तो वहां पर कृष्णामाचारी को लाया गया। देखिए अभी जुलाई 2019 के अंदर, जुलाई 2019 जो नवोदय विद्यालय का जो भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर के.एम. मुंशी को लेकर सवाल पूछा गया था कि प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के बारे में सत्य या असत्य कथन को छांटिए। देखिए जो के.एम. मुंशी हैं ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। कैसे थे? एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे और इन्हीं को लेकर के सवाल पूछा गया था। अब देखिए जो प्रारूप समिति बन गई और प्रारूप समिति ने पूरा जो प्रारूप था संविधान का उस पर विचार विमर्श कर लिया और हमारा संविधान जो है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका था। अब तारीख आती है 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित कर दिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। यहाँ तक हमारा संविधान बन चुका होता है। अब देखिए जो थोड़े बहुत सवाल अलग से बनते हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है अपन को। महिलाओं के बारे में सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। महिला देखिए संविधान सभा के अंदर जो टोटली जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो थी 15। टोटली सदस्य संख्या 15 थी। पहली बैठक के अंदर 9 तारीख को हुई थी, उसके अंदर 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया था और संविधान पर जो हस्ताक्षर किए वो 8 महिला सदस्यों ने किए थे। याद रखना पूरे संविधान सभा के अंदर 15 महिला सदस्य थी, पहली बैठक में 10 और हस्ताक्षर किए थे 8 महिला सदस्यों ने। इसके अलावा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंदर हमारा पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंदर। ये संविधान के बारे में, संविधान सभा की हमने महिला सदस्यों की बात कर ली। संविधान पर जो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, संविधान पर जो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे वो किए थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अध्यक्ष थे, इन्होंने किए थे। इनके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेकंड नंबर पर किए थे। देखिए अब देखिए ये वाला हस्ताक्षर वाली बात हो गई। अब हम कुछ समितियों की बात करेंगे। समितियों के अंदर 2-4 जो हम महत्वपूर्ण समितियां उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति, जो संघ शक्ति समिति थी इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह सवाल कई बार पूछा गया है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा एक झंडा समिति आती है। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको कई बार किताबों के अंदर झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी भी लिखा हुआ मिलेगा। जगजीवत राम भगवनदास कृपलानी वो नहीं है, बल्कि झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे और यही फाइनल इसका उत्तर है और कई बार यह एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की समिति थी, अल्पसंख्यक, इसके थे अपन के सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष ये थे जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यकों संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण समितियां थी, इसके अलावा संचालन समिति, नियम समिति जो थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह अध्यक्ष थे। जो महत्वपूर्ण है मैंने आपको बता दी है और इन्हीं से लगभग अभी तक सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल पूछा जाता है संविधान सभा से कि संविधान सभा के अधिवेशन कितने हुए थे। अच्छा सवाल है, संविधान सभा के अधिवेशन कितने हुए थे? संविधान सभा के टोटली 12 अधिवेशन हुए थे। देखिए जो 12वां अधिवेशन है ये 24 नवंबर को हुआ था, 24 नवंबर 1949 को, और उसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुए। और संविधान पर जो हस्ताक्षर किए वो टोटली 284 सदस्यों ने किए थे। कितने सदस्यों ने किए? 284
4 सदस्यों ने। जो संविधान जो हमारा लिखा गया उसकी 3 प्रतियां बनाई गई, 2 अंग्रेजी के अंदर और एक हिंदी के अंदर। अंग्रेजी के अंदर भी एक तो हस्तलिखित थी और एक प्रिंट की हुई थी, और हिंदी की हस्तलिखित थी। जो पूरी जो संविधान है ये पूरे कोरे कागज पर लिखा गया था, और इसकी जो अनुच्छेद को जो संख्या लिखी हुई है वो चांदी के पत्रों से लिखी गई थी। किससे लिखी गई थी? चांदी के पत्रों से, और 7.5 किलो चांदी उसमें प्रयोग की गई थी। इसके साथ ही मोटे मोटे तौर पर हमने पूरी संविधान सभा को पढ़ लिया है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यदि पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है जीके विद घनश्याम सिरवी नाम से, जीके विद घनश्याम सिरवी नाम से। उस पर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो भी मैटर है आपको लगभग उसके अंदर मिलता रहेगा। धन्यवाद।